जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिग्री विद पाथन में। हम लगातार आपकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री क्लासेस को करवा रहे हैं और काफ़ी लोग क्लासेस को देख भी रहे हैं, अपना जो फीडबैक है वो भी दे रहे हैं। तो हमने कल क्या देख लिया था? हमने देख लिया था कल की क्लास में ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात की थी, आर्यों के बारे में बात की थी, वेद के बारे में बात की थी कि वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है, आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्यों के आगमन की बात की थी कि आर्य एक प्रकार से अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। जहाँ मैक्स मुलर की बात की जाए तो उन्होंने बताया है कि आर्य मध्य एशियाई क्षेत्र से आए थे, और आर्यों की बात की जाए तो आर्य एक प्रकार से जो मध्य एशियाई जो जनजातीय हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो एक तरीके से जनजातीय उनको माना गया था। दूसरी बात करें तो एक व्यक्ति हैं डॉक्टर अविनाश चंद्र दास हैं, उनका मानना था कि आर्य जो है वो अन्य देश से ना आकर के एक प्रकार से वो भारतीय जो सप्त सैंधव क्षेत्र था, सप्त सैंधव क्षेत्र के बारे में बात कर ली थी कि जो 7 नदियों के आसपास का क्षेत्र था, तो वहां के ये निवासी रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने चर्चा कर ली थी। फिर कल बात कर लिया था ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर ली थी कि किस प्रकार से हमने देखा है कि वहां पर ऋग वैदिक साहित्य में एक प्रकार से बात करें तो आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन का विशेष महत्व देखने को मिलता है, और पशुओं की रक्षा के लिए मंत्रों का भी यहाँ पर उच्चारण देखने को मिलता है। और क्या चीज़ देखा था? हमने देखा था कि पशुओं से संबंधित जैसे गाय की बात की गई है, गाय महत्वपूर्ण पशु माना गया है वैदिक संस्कृति में। तो वहाँ पर गाय से मिलते जुलते शब्दों से जैसे राजा के लिए आपका गोपति, समय की बात की जाए तो समय के लिए आपका गोधूल शब्द, और दूरी के लिए गयुत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार के शब्दों का आपका उसमें इस्तेमाल किया गया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और अगर बात करें कृषि की पूरी प्रक्रिया के बारे में भी हम देखते हैं तो एक प्रकार से जानकारी हमको ऋग्वेद से देखने को मिलती है कि बुआई, कटाई, इस तरह की जानकारी भी हमने कल देख ली थी। विभिन्न स्थानों से अगर बात करें तो अलग अलग कुछ शिल्पकारों के चर्मकार वगैरह के बारे में भी जानकारी, कुम्हार, चर्मकार, इस तरह की जानकारी भी मिलती है। और इस काल में हमने कल देख लिया था जो ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था है, तो उस अर्थव्यवस्था में क्या देखा था कि उनकी जो अर्थव्यवस्था संचालित हो रही थी, तो जो अर्थव्यवस्था थी उसमें मुख्यतः एक तरीके से पशुपालन या कृषि पर ही आधारित था थोड़ा बहुत। और जो कृषि होती थी तो उसमें एक प्रकार से अधिशेष उत्पादन नहीं हो पाता था। जो उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था थी, अधिशेष उत्पादन नहीं हो पाता था। जब अधिशेष उत्पादन नहीं होगा, जितना हमको जरूरत है, तो मान लेते हैं हमको 10 किलो के अनाज की जरूरत है। अब 10 किलो के से ज़्यादा अगर हमारे पास 15 किलो अनाज होगा तो हम 5 किलो अनाज को अपना बेचेंगे, दूसरे को बेच देंगे। बाकी 10 किलो की हमारी रिक्वायरमेंट से जरूरत है तो हम 10 किलो अपने इस्तेमाल कर रखेंगे। तो इस समय अगर बात करें ऋग वैदिक काल में, हमने कल देखा था कि अधिशेष उत्पादन ना होने के कारण उस प्रकार से व्यापारिक तौर पर कुछ ऐसे साक्ष्य प्रमाण देखने को हमको नहीं मिलते हैं। सिक्कों वगैरह की बात की जाए तो वो भी शहरों की बात करें, सिक्कों की बात करें तो ऐसे भी साक्ष्य सिक्कों में देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब अधिशेष उत्पादन होता तो व्यापारिक गतिविधियां होती, जब व्यापारिक गतिविधियां होती तो वो शहरों में देखने को मिलती। तो ये भी प्रमाण हमको देखने को नहीं मिले हैं। आज हम बात करेंगे, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, जो बीए आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का है। इसमें आपका कंटेंट क्वालिटी एकदम A1 क्लास की ही रखी जाएगी इसमें भी। तो इसमें हम आज बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि इसमें किस चीज़ का महत्व किया गया है। आइए देखते हैं, क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ऋग वैदिक काल, इसमें देखते हैं कि पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन की बात की गई है। तो ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक गतिविधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो जहां हम बात करते हैं ऋग वैदिक काल की, तो ऋग वैदिक काल में पशुपालन का सर्वाधिक महत्व दिया गया था। ये साक्ष्य हमको कैसे पता चलता है, किस प्रकार से हम किस आधार पर कह सकते हैं, तो वो हम जो शब्द मिले हैं उनके आधार पर, और जो पशुओं के लिए मंत्रों के बारे में जानकारी मिलती है उनकी रक्षा के लिए, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वहां पर वो था।
यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा परिवर्तन होता है। तो मैंने कल भी बताया था कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि एकदम से कोई चीजें बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होंगी, सिमिलरिटी मिलती रहेंगी और कुछ जो चेंजेस होते रहेंगे उन पॉइंट्स को हम विशेष आइडेंटिफाई करेंगे और उसके हिसाब से हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि हमें पुराने के बेसिस पर नए कंटेंट को हम तैयार कर सकें, मतलब वो रटने वाला पैटर्न नहीं रहेगा। तो इसमें क्या चीज लिखा हुआ है कि ऋग वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक कालीन कृषि कालीन आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। अब यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन में क्या नजर आएगा? जहाँ ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में पशुओं की बात की गई तो यहाँ पर कृषि का विशेष महत्व देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर कृषि का महत्व किस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्योंकि उस समय तो पशुपालन का महत्व था। तो अगर कृषि के महत्व की बात की जाए तो इस समय इस ऋग वैदिक काल में लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ, लोहे के ज्ञान की जानकारी मिलती है। लोहे के ज्ञान से क्या हुआ कि कृषि करना और आसान हुआ। जब कृषि करना आसान हुआ तो उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। और क्या चीज देखने को मिलेगा? लोहे के से और अग्नि के ज्ञान से उस समय के मानव ने या उस समय का जो सभ्यता रही है, वहाँ के जो जन रहे हैं, उन्होंने क्या किया कि जंगलों की सफाई की, जंगलों की सफाई करके अग्नि से आग लगा दिया जैसे कुछ क्षेत्र में, और उसके बाद उस साफ हो गया, फिर उसकी सफाई वफाई कर दी, फिर कृषि करना स्टार्ट कर दिया। तो एक प्रकार से क्या देखने को मिलेगा कि ऋग वैदिक काल की तुलना में यहाँ उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में कृषि को विशेष महत्व दिया जाने लगता है। तो बड़े पैमाने पर क्या करते हैं कि इसी समय लोहे के ज्ञान तथा अग्नि के सहयोग से बड़े पैमाने पर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। तो भूमि को क्या किया गया है कि कृषि योग्य बनाया गया है। यहाँ पर हमको ये चीज देखने को मिलती है। और किस आधार पर? क्योंकि यहाँ पर लोहे का ज्ञान हो गया है और अग्नि के सहयोग के आधार पर ऐसा किया गया है। समकालीन साहित्य में पशुपालन की तुलना में कृषि को अधिक महत्व दिया गया। अभी मैंने बताया कि अगर बात करें इस काल की उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में अगर बात करें तो यहाँ पर जहाँ उसमें पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया था, यहाँ पर कृषि को अधिक महत्व दिया गया है। तो अब कैसे पता चलता है कृषि को अधिक महत्व दिया गया है? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उल्लेख देखने को मिलता है। तो फसलों की अगर बात की जाए तो जौ, गेहूं, उड़द, मूंग, इस तरह की विभिन्न प्रकार की फसलों का जब विशेष महत्व इसके बारे में जानकारी मिलती है तो हम बता सकते हैं कि यहाँ पर कृषि का विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ उसकी बात करें तो पशुपालन का था, यहाँ पर कृषि का। और कैसे हमें पता चलता है कि यहाँ पर कृषि के बारे में ज्यादा बात की गई है, यहाँ पर कृषि का वर्चस्व बढ़ा हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं, तो शतपथ ब्राह्मण में हमको क्या पता चलता है कि कृषि की जो 4 क्रियाएं हैं, कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे कि जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। तो ये इस प्रकार की क्रियाओं के आधार पर हमें ये पता चल पाता है कि हाँ, इस काल में कृषि की मतलब कह सकते हैं कि विशेषता बढ़ी हुई है। और क्या देखते हैं कि खेत हलों द्वारा जोते जाते थे। तो ये भी प्रमाण है हमारा एक प्रकार से कि खेत जो हल के द्वारा जोते जाते थे उसके आधार पर भी हमको यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, ये आपका उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में आएगा। तो इस चीज का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। बाकी अगर बात करें तो मैं इससे रिलेटेड जो भी आपके नोट्स होंगे जल्दी टेलीग्राम चैनल को बना दिया जाएगा, उसमें आपको नोट्स वगैरह जितने भी होंगे ये सब रिसीव होते रहेंगे, मतलब भेजा जाएगा, आप उसमें से रिसीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं तो आगे क्या बात करते हैं कि कैसे हमको और जानकारी प्राप्त होती है कि आर्थिक गतिविधियां क्या रही हैं, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था उस समय की ये संचालित हो रही होगी। तो काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींची जाने वाली हलों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? काटक संहिता में 24 बैल हैं और उनके द्वारा हल को खींचे जाने का भी एक संकेत देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमको इसी आधार पर पता चल पा रहा है कि कृषि एक तरीके से विशेष महत्व दिया गया है। आगे वाजपेयी संहिता में कई प्रकार के धान्यों का उल्लेख जैसे जौ, चावल, मूंग, उड़द, गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। तो इस प्रकार के जो अन्न की जानकारी हमें प्राप्त होती है, और ये जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? ये हमको वाजपेयी संहिता से प्राप्त होती है।
तो ये सारी चीजें बताती हैं कि हाँ कुछ परिवर्तन हुआ है, और जो परिवर्तन हुआ है वही इसको अलग कर रहा है। मतलब ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था से उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में जो डिफरेंशिएट है, मतलब जो अलगाव है, वो इसको बता रहा है। कृषि संबंधी आपदाओं जैसे अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि को दूर करने के लिए अब कृषि के से संबंधित जो आपदाएं वगैरह होती थी, कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी कम बारिश हुई, कभी ओले पड़ गए, तो इस प्रकार की समस्याओं को कम करने के लिए एक प्रकार से वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, उनका आचरण किया जाता था। तो वैदिक मंत्रों का मतलब एक तरीके से मंत्रों एवं आचरण का विधान मिलता है, मतलब उसके नियम कानून, विधान का मतलब नियम मिलता है। ऋग्वेद काल की तरह इस काल में भी पशुपालन के महत्व की जानकारी मिलती है। ऐसा नहीं है कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की भांति यहाँ पर पशुपालन एकदम से खत्म हो, क्योंकि एकदम से कोई चीज नहीं खत्म हुई, पशुपालन अब भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर पशुपालन में क्या क्या चीजें देखें, तो पशुओं में गाय, बैल, बकरी, गधे, सुअर आदि प्रमुख रूप से पाले जाते हैं। गाय जो है आपकी, उसकी पवित्रता काफी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि पवित्रता बढ़ती हुई कारण क्या है, बात की जाए तो यहाँ पर हम ऐसे शब्द ही जैसे मिलते हैं उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि गाय की पवित्रता, गाय प्रमुख पशु के रूप में मानी गई है, गाय के लिए युद्ध हो जाते थे, तो इसलिए गाय को अथर्ववेद में गाय के प्रति सम्मान का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर अथर्ववेद में भी गाय के बारे में एक सम्मान की बात की गई है। तो इसलिए गाय विशेष प्रकार से जो कह सकते हैं ये एक ऐसे पशु रही है जिसकी पवित्रता बढ़ती गई है, जिसका विशेष महत्व रहा है। आगे देखते हैं, उत्तर भारत में सर्वप्रथम अतरंगी खेड़ा तथा दक्षिण भारत में हल्लूर, तो दो स्थान याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो कौन सा हो जाएगा, अतरंगी खेड़ा, ये आपका कौन से स्थान पड़ेगा, उत्तर भारत। तो उत्तर भारत में अतरंगी खेड़ा, और दक्षिण भारत की बात की जाए तो एक शब्द याद रखेंगे, हल्लूर, स्थान है हल्लूर, ये कहाँ है आपका, दक्षिण भारत। तो इसके इन दोनों स्थानों से लोहे के बारे में जानकारी मिलती है, लोहे का प्रमाण देखने को मिलता है। उत्तर भारत में सर्वप्रथम अतरंगी खेड़ा तथा दक्षिण भारत में हल्लूर से लोहे का प्रमाण देखने को हमको मिलता है। तो ये चीज देखने को मिलती है। और अगर बात की जाए तो ये लोग जो थे, इस समय के जो लोग थे, वो लोहे का इस्तेमाल युद्ध के अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए भी करते थे। तो केवल युद्ध के अस्त्र शस्त्रों को बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी उसका इस्तेमाल उन्होंने किया है। तो हम देख पा रहे हैं कि लोहे का प्रयोग युद्ध के क्षेत्र में किया गया तथा आगे चलकर कृषि के क्षेत्र में भी, मतलब एक तरीके से जहां लोहे का प्रयोग युद्ध वगैरह की बात में देखने को मिलता है, वहां कृषि में भी देखने को मिलता है, और इसी आधार पर कृषि का विकास ज्यादा हुआ है। ऋग्वेद तथा उत्तर वैदिक दोनों ही कालों में भूमि के निजी स्वामित्व का उल्लेख नहीं मिलता है। तो अगर ये बात की जाए कि भूमि का निजी स्वामित्व की हाँ भूमि हमारी है, जितने हिस्से में हम रह रहे हैं, बो रहे हैं, तो वो हमारी व्यक्तिगत तौर पर हो गई, तो ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है कि ऋग्वेद या उत्तर वैदिक कालीन दोनों की अगर बात करें तो भूमि के निजी स्वामित्व के बारे में जानकारी नहीं मिलती। ये पॉइंट आप विशेष के याद रखेंगे कि अतरंगी खेड़ा और हल्लूर दक्षिण भारत में है, यहाँ पर सर्वप्रथम एक तरीके से लोहे के प्रमाण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं, अब बात कर लेते हैं वाणिज्य एवं व्यापार कैसा रहा होगा। अभी तक हमने कृषि के संबंधित पॉइंटों में देखा, अब हम बात करेंगे कि उस समय का कैसा व्यापार रहा होगा, आंतरिक व्यापार, बाह्य व्यापार, वाणिज्य क्या रहा होगा, किस प्रकार से वहाँ पर मतलब एक तरीके से शिल्प वगैरह की व्यवस्था थी कि नहीं थी, उनका जो व्यापारिक गतिविधियां थी कैसे संचालित होती थी, किस प्रकार से आय का साधन था कि नहीं था, सिक्के थे कि नहीं थे, तो इन सभी चीजों के बारे में आगे हम बात करेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार की बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत थे। इस काल में ग्रंथों में व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर वैदिक काल है इसमें
जो व्यापार है वो उन्नत था। उन्नत का मतलब अपेक्षाकृत जो ऋग्वैदिक काल है उसकी अपेक्षाकृत यहाँ पर उन्नत था। और उन्नत होने का कारण हमें पता है क्योंकि इस समय जो कृषि का विकास हो पा रहा है इतना, उसकी वजह से जो हमारा विशेष उत्पादन होगा उसकी वजह से व्यापारिक गतिविधियां भी संचालित हो पाएंगी। तो व्यापारियों की अनेक श्रेणियों का भी उल्लेख देखने को मिलता है। तैत्तिरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द तथा शतपथ ब्राह्मण में उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द मिलता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि ऋण के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है तैत्तिरीय जो आपकी संहिता है तैत्तिरीय में, तो ये कुसीद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण की बात करें तो उधार देने वाले के लिए कुसीदिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फिर अगर देखें आगे तो निष्क, शतमान, पाद और कृषणल, तो इनकी अगर बात करें तो ये जो थे ये माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। अब अगर यहाँ पर देखें कि माप तौल की इकाइयां मिल रही हैं, तो माप तौल की इकाइयां एक दर्शा रही कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें एक प्रकार से मतलब तौल कर माप कर या तो दी जाती होंगी या तो ली जाती होंगी। तो ऐसे बांट हैं, हमको आज भी हम कुछ सामान खरीदते हैं तो हमको तौल कर मिलता है। किसी भी चाहे आज की बात करें तो डिजिटल कांटा हो गया, नहीं तो पहले वो लोहे के बांट पर, या अगर लोहे के बांट नहीं मिलते हैं तो हम अगर किसी लोकल मार्केट में अगर हम विजिट कर रहे हैं तो वो पत्थर भी रखे हुए हैं, तो वो अनुमानित उतना हिस्सा वजन करके रख लेते हैं कि हाँ ये 200 ग्राम 500 ग्राम का ये पत्थर है। तो उनके पास लोहे का बांट नहीं है, फिर भी वो उसी तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं कि जिस प्रकार से वो लोहे का बांट इस्तेमाल करेंगे उसी प्रकार से उस पत्थर का भी इस्तेमाल करते हैं कि हाँ इतने वजन का ये है। तो यहाँ पर इससे हमको ये पता चलता है कि व्यापारिक गतिविधियां संचालित रही होंगी। तो निष्क, शतमान, पाद, कृषणल और माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। बांट की मूलभूत इकाई क्या थी, वो कृषणल था। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। जल तथा थल दोनों मार्गों से, ये मार्गों लिखा हुआ है चलिए, जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होते थे। अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्यापार होता था, क्योंकि जब तक हमारे पास कुछ बेचने के लिए होगा ही नहीं तब तक हम बेचेंगे कैसे। तो वो आप यहाँ पर काफी चीजें चेंजेस नजर आती हैं। जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापार होते थे। शतपथ ब्राह्मण में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों का उल्लेख देखने को मिलता है। पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्रों के उल्लेख भी देखने को मिलता है। तो एक तरीके से व्यापार किस प्रकार से होता था, जल तथा थल दोनों मार्गों से व्यापारिक संकेत देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं। आगे बात की जाए, व्यवसाय क्रमशः वंशानुगत होते जा रहे थे। जहां पहले बात की जाए तो व्यवसाय इस प्रकार की गतिविधियां देखने को हमको नहीं मिलती हैं, लेकिन यहाँ बात करें उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में तो व्यवसाय जो था वंशानुगत होता जा रहा था कि कोई व्यक्ति अगर एक प्रकार का व्यवसाय कर रहा है, अगर वो अनाज बेचने का काम कर रहा है तो उसके आने वाले जो भी जनरेशन होगी वो अनाज बेचने का काम वो भी करेगी। तो इस प्रकार से वंशानुगत व्यवसाय के बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। आगे देखते हैं। वार्ष्णेय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस समय के विभिन्न व्यवसायों की एक लंबी सूची मिलती है। अब हमको जब व्यवसाय की लंबी सूची मिलती है, इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलती हैं, तो हम कह सकते हैं कि इससे पहले की अपेक्षा काफी ज्यादा उन्नत हो रहा है और व्यापारिक गतिविधियां संचालित हो रही हैं। तो मतलब एक तरीके से ये सभ्य समाज मतलब शहरीकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। इसमें कौन कौन लोग हैं? स्वर्णकार, रथकार, चर्मकार, जुलाहे, रज्जुकार, रज्जक, मछुए, लोहार, नायक, नर्तक, व्याध, गोप, कुंभकार, वैद्य, ज्योतिष, नाई, इस प्रकार के अलग अलग जो ये व्यवसायियों की सूची हमको देखने को मिलती है। और ये कहाँ से देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है वार्ष्णेय संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण से ये सूची हमको देखने को मिल रही है। तो एक प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो गतिविधियां हैं ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा एक तरीके से शहरीकरण की ओर मतलब बढ़ रही है। हालांकि चूंकि ग्रामीण संस्कृति रही है, लेकिन धीरे धीरे एक विकास हो रहा है, क्रमिक विकास हो रहा है। स्वर्ण तथा लोहे के अतिरिक्त इस युग के आर्य, टीन, तांबा, चांदी, सीसा आदि धातुओं से
परिचित हो सके थे। जहाँ सोने और लोहे की बात की जाए तो उसके अतिरिक्त अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की जो धातुएं थी, जैसे टीन की बात की जाए, तांबा की बात की जाए, चांदी की बात की जाए, तो इस तरह की धातुओं से भी परिचित थे। लोहे के ज्ञान से इनके भौतिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। ये क्रांतिकारी परिवर्तन आपका यही है कि लोहे का जो ज्ञान हुआ, इससे कृषि में उत्पादकता बढ़ी, और कृषि में उत्पादकता जब बढ़ी तो उनसे जो अधिशेष उत्पादन हुआ, और अधिशेष उत्पादन से व्यापारिक गतिविधियां संचालित हुई, और जब व्यापारिक गतिविधियां संचालित हुई तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वहां की अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा। ये चीजें इसमें हुआ है, यही क्रांतिकारी परिवर्तन मिलेगा। फिर सीमित व्यापार का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, यहाँ पर ये व्यापार वर्ड होगा, व्यापार। तो यहाँ पर जो मिलता है हमको बहुत बड़ी मात्रा में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीके से सीमित व्यापार का उल्लेख मिलता है। हाँ, यहाँ पर अगर बात की जाए, सिक्कों की बात की जाए तो ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सिक्कों अभी भी सिक्कों एवं शहरों का प्रमाण नहीं मिलता है। यह नहीं है कि पूरी तरीके से शहरीकरण प्रक्रिया आ चुकी है, लेकिन है यह ग्रामीण सभ्यता, लेकिन एक व्यापारिक गतिविधियां धीरे धीरे संचालित होने लगेंगी, क्योंकि कोई चीज एकदम से नहीं बदलेगी। फिर अभी हम आगे अगर बात करेंगे तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अगर बात करेंगे, महाजनपद काल की बात करेंगे, इससे आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो वहां पर हमको एक शहरीकरण की व्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं। इसमें कई प्रशासनिक अधिकारियों की बात देखने को मिलेगी। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से क्रमिक विकास जो होगा वो हमको देखने को इसमें मिलता है। आगे बात करते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य में लोहे को कृष्ण अयस्क कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्वेश्चन में अगर पूछ लिया जाए कि कृष्ण अयस्क कैसे कहा जाता है, कृष्ण अयस्क, और आपका ऑप्शन दे दे लोहा, चांदी, तांबा, सोना। क्योंकि बात की गई है कृष्ण और अयस्क, तो ऐसा लगेगा कि हो सकता है चांदी या सोना वगैरह कुछ होगा, महत्वपूर्ण होगा, लेकिन किसे बात कहा गया है कृष्ण अयस्क? ये कहा गया आपका लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। इन धातुओं से विविध प्रकार के औजार, हथियार एवं आभूषण बनाए जाते थे। अनेक व्यक्ति अपने पेशों में निपुणता भी प्राप्त कर चुके थे। जो अभी इससे पहले अलग अलग व्यवसायियों की सूची देखिए, तो वो जो भी व्यवसाय करते थे, जो भी एक तरीके से शिल्पकार थे, वो एक प्रकार से निपुण भी हो चुके थे, क्योंकि धीरे धीरे वो जो काम करने लगे उसमें निपुणता भी उन्होंने प्राप्त कर ली। स्त्रियां रंगाई, सुईकारी आदि में निपुण थी। जो जैसा काम कर रहा था उसमें काफी ज्यादा उनकी स्किल होती जा रही थी। सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक कालीन आर्यों का भौतिक जीवन पहले की अपेक्षा विकसित था। जैसा कि अभी बताया कि अगर ऋग वैदिक कालीन तुलना की जाए तो जो उत्तर वैदिक कालीन आर्य रहे हैं, वहाँ के लोग रहे हैं, उनका जीवन अपेक्षाकृत अधिक विकसित हो गया है और ज्यादा उन्होंने डेवलपमेंट कर लिया, अपेक्षाकृत विकसित था। उत्तर गंगा घाटी में आर्य स्थायी रूप से बस गए तथा पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादन होने लगा। अब क्या होगा कि ये लोग एक प्रकार से यहाँ पर बसने लगते हैं और कृषि का अपना एक तरीके से स्थायी तौर पर रहने लगेंगे गंगा घाटी के क्षेत्र में, और कृषि करने लगेंगे, जिससे कृषि की उत्पादकता मिलेगी, और ज़्यादा कृषि में उत्पादकता होने के कारण और भी इस तरीके की गतिविधियां संचालित होंगी, और जब इस तरह की गतिविधियां संचालित होंगी तो एक तरीके से धीरे धीरे वो शहरों की ओर, शहरीकरण की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, और अंततः हम जनपद, महाजनपद काल में इस सारी चीज़ों को देखते हैं। तो ये आपका आज का जो लेक्चर था, ये था उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था। ऋग वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में हमने कल क्लास को कवर करा दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो क्लास देख सकते हैं। आज की क्लास में आपका ये देखने को मिलेगा, दोनों का तुलनात्मक रूप से अगर आप पढ़ने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से ध्यान मतलब याद रहेगा। अगर रटने का केवल प्रयास करेंगे तब तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं आपको, चाहे आपका किसी भी प्रकार से, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बात कर ले या रिटर्न भी, कोई भी एग्जाम होता है, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस जो भी मैंने कंटेंट कराया है इन्हीं पॉइंटों को लिख के आ जाते हैं तो आपके नंबर्स बेहतर मिलने के चांसेस होंगे। जैसे पूछ लिया जा सकता है कि ऋग वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था में तुलनात्मक रूप से विवेचना कीजिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन वगैरह आपका किया हो सकता है, और दोनों के तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लिखते चले जाएंगे, आराम से हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। आप सभी लोग
फिर से कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा यूट्यूब चैनल है डिग्री विद बाथम, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब भी करिए, और आप लोग क्लासेस को भी लगातार कंटिन्यू देखते रहिए, ताकि ये आपके बेनिफिशियल के लिए ही बनाया जा रहा है। ये कोई ये नहीं कि हाँ केवल हमारा ही कोई विशेष फायदा है, वह आप लोग के लिए अगर जेन्युइन कंटेंट मैं दे रहा हूँ तो आप लोग भी उस कंटेंट का बेनिफिट उठाइए, पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर कोई इशूज़ है तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर या मेरे इंस्टाग्राम पर, आप उसके माध्यम से थ्रू मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।